एक कौन सा और एक्ट है जो 1872 का है? अरे वाह किसने किसने बनाया था उसका 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 ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? स्टीफन ने किया था। स्टीफन का है ना इसमें भी रोल रहा है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी स्टीफन का रोल रहा है सेम। आपको थोड़ा सा लीगल हिस्ट्री बताऊंगी ना, मैंने बताया था ना कल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हल्का सा, वो हम सिर्फ एक नॉर्मली एक चार्ट परफॉर्मा में देखेंगे कि इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, मतलब कैसे आया है, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने के एक्ट है, थोड़ा देखना पड़ता है। वैसे मैं बता देती हूँ, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। इस बार नहीं, ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिए, लेकिन इस बार ये पूछ लिया कि कौन से लिस्ट में है। एक्ट में लिखवाया जाएगा अभी, जैसे इसमें मैं वैसे भी लिखवाने वाली थी आपको कि ये कौन से लिस्ट में से आया। जैसे इस बार सीपीसी पूछिए कि कौन से लिस्ट में से आई, मतलब लिस्ट में कवर होती है 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है उसमें से किस में कवर होती है, जो कंकरेंट में। देखो जहां भी कोई प्रोसीजरल लॉ दिखता है ना, आप कंकरेंट चले जाया करो, क्योंकि प्रोसीजर की बात ज्यादातर कंकरेंट में की है समवर्ती सूची में, जो तीसरी वाली है, थर्ड लिस्ट। अप्रैल 1872 और इसका एनफोर्स हुआ था हाँ सॉरी दोनों एक ही डेट को हुए ना ये। एविडेंस भी इसी दिन इनेक्टेड हुआ था, 1 सितंबर 1872। दोनों का सेम है, ईयर भी और एनफोर्समेंट डेट भी, इनेक्टमेंट डेट अलग है इनकी। चलिए वो दिखा देती हूँ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इसका। एक सेकेंड करती हूँ बस। हिंदी इंग्लिश लिख के मेरी आदत तेज तेज हो गई ना लिखने की, पहले लिखती रहती थी ना तो आदत हो गई बोर्ड पे लिखने की अच्छी। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है 1860, 1860 में इस पर विचार शुरू हुआ था कि क्या करना है। तो बेसिकली 1860 में हुआ था, ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन इंग्लैंड, सॉरी बाय इंडियन लॉ कमीशन। पता है कि किसी को कौन से लॉ कमीशन की रिपोर्ट से आया था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? नहीं, कौन सा, जैसे फिफ्थ होता है, सिक्स्थ होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, किसे पता है? एसआरए का पता है? नाइन्थ का है एसआरए तो। ये थर्ड से आया था। थर्ड लॉ कमीशन। भारतीय विधि आयोग द्वारा इंग्लैंड में फिर इसकी सेकंड स्टेज थी सेकेंड स्टेज में हुआ था
Third Law Commission draft was revised. का प्रारूप पुनरीक्षित किया गया। दो चीजें हुई। फर्स्ट स्टेज में क्या होता, ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड इन इंग्लैंड बाय इंडियन लॉ कमीशन। इंग्लैंड में ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था इसका, मतलब ये भारत में नहीं हुआ था, लेकिन किसने किया था, इंडियन लॉ कमीशन ने किया था। भारतीय विधि आयोग ने इंग्लैंड में इसका प्रारूप तैयार किया था कॉन्ट्रैक्ट का। फिर क्या हुआ था कि जो ये प्रारूप था इसे क्या किया गया, रिवाइज किया गया, पुनरीक्षित किया गया। और जो थर्ड स्टेज हुई थी, लिख लिया ये वाला, थर्ड स्टेज में क्या हुआ था, जो जेम्स आया है उन्होंने क्या किया था, कुछ डेफिनेशंस को ऐड किया था इसमें। सर जेम्स स्टीफन लिखो ना हिंदी में, added some definitions। कुछ परिभाषाओं को सम्मिलित किया। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सीपीसी और ये सब अच्छे हैं ना, इंटरव्यू में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि पता है घूमता कहाँ है इंटरव्यू, क्रिमिनल सबका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्रिमिनल में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी पड़े, या ऐसे कोई चीज है जो आपको नहीं आएगी अगर पूछेंगे तो। सबको पता है क्या प्रोसीजर होता है। जैसे प्रोसीजर का टाइम आएगा, जैसे आपके इंटरव्यू का अगर किसी का टाइम आएगा तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बोर्ड पर लिखवाऊंगी, तो पूछेंगे प्रोसीजर तो आप बैक टू बैक प्रोसीजर बता सकते हो कि हाँ ये चीज होती है, या कोई भी उसमें कोई डिफरेंट थिंग भी होती है जो प्रैक्टिकल है, तो वो सब चीजें बोर्ड पर आपको लिखवा दी जाएगी। लेकिन सिविल ऐसी चीज है ना जिसमें से कहाँ से क्या क्वेश्चन वो लोग उठा ले किसी को पता नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में मेरा इंटरव्यू जितनी बार भी हुआ है मुझसे सिविल ज्यादा पूछा गया, क्रिमिनल पूछ ले तो बात ही क्या, सिविल सिविल सिविल, या तो कॉन्ट्रैक्ट में उलझा देंगे या टीपी में उलझा देंगे या फिर सीपीसी में घुमाते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो सिविल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्रिमिनल हाईकोर्ट जजेस कभी नहीं पूछते हैं आपसे, इंटरव्यू में आपसे क्रिमिनल नहीं पूछा जाएगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपसे सिविल पूछा जाएगा। तो अगर सिविल आपका स्ट्रांग होगा, मतलब आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उसे क्लियर करने से। जिसका सिविल अच्छा होता है ना वो कभी नहीं रुकता इंटरव्यू में। तो ऐसा भी होता है, तो सर्कमस्टांसेस अलग अलग चीजों की होती है, वो 1-2% तो चलता है, लेकिन बेसिकली आपका अच्छा इंटरव्यू जाना, अंदर आप अपने क्वेश्चन के आंसर करके आ रहे हो, क्यों उलझते हैं एक से एक लॉ में, कब जाके जम कर जाते हैं पता भी नहीं चलता। एसआरए का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी के साथ टीपी स्टार्ट हो जाएगा, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसी के साथ सीपीसी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बैक टू बैक स्टार्ट हुए जाता है। सेकंड में किसी का मैसेज आ रहा है, चलिए ये हो गया, ये हमारा। अब इसमें आप है ना इसमें क्या हुआ था, जो सेकंड स्टेज है ना उसमें जगह है लिखने की, एक पॉइंट लिखवाना भूल गई मैं, इसको ऊपर कर देती हूँ, लिखवा देती हूँ। सेकंड पॉइंट इसका, सम borrowings from New York draft court। किसकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब तो नहीं है ना किसी की। हाँ हाँ, मतलब बता देना किसी की तबीयत खराब हो तो। कुछ चीजें न्यूयॉर्क प्रारूप संहिता से ली गई।
कहाँ से ली थी? न्यूयॉर्क के ड्राफ्ट कोर्ट से ली थी। क्या लिया था ये बता देती हूँ मैं आपको। एक, हाँ सेकंड वाले में लिखना है, सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक वस्तु पर एक भाव में कहाँ लिखा हुआ ये, किसी को आइडिया है? कई बार आपका तो खैर नहीं मानती, लेकिन जो पहले कभी मेरी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में बैठे हों तो उनको तो ये पता होगा कि ये चीजें मैंने बहुत डिस्कस की है। सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेक्शन 7 में मिरर इमेज रूल होता है, ठीक है। ये अभी मैंने उसमें भी बताया था, जब अभी क्रैश कोर्स की क्लासेस चली थी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, तब भी बताया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ये कहाँ से ली गई थी? न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोर्स से ली गई थी। ये हमारे सेक्शन 13 में जो आपकी कंसेंट की डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ है। और मैंने इसका एग्जाम्पल से भी समझाया था, जिससे समझ में आया कि किसी भी चीज पर, मतलब ऐसा होता है कि कंसेंट कब मानी जाती है, सम्मति कब मानी जाती है? जब कोई दो व्यक्ति किसी एक चीज पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, ठीक है। सेम थिंग इन द सेम सेंस कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल ये है कि जैसे बोर्ड पर समझा दी, तो लिख लिया सबने? ए के पास क्या है? दो कार है, दो कार है उसके पास। एक तो उसके पास मारुति है, आप लोगों की जो मर्जी हो वो कार रख लो, ठीक है, दो कार कर लेना बस। एक उसके पास क्या है? होंडा है। उसने बी को क्या दिया? प्रपोजल दिया कार खरीदने का। अब उसका उसका इंटेंशन क्या था? उसे होंडा बेचने का। ए का इंटेंशन बी को क्या था? होंडा बेचने का। लेकिन बी का इंटेंशन क्या था? उसकी मारुति खरीदने का। तो यहाँ कंसेंट नहीं मानी गई, क्योंकि एक चीज पर एक ही सेंस में वो लोग अग्री नहीं हुए। अग्री होना जरूरी होता है ना। हाँ, अगर ए का भी इंटेंशन उसे होंडा बेचने का था और बी का भी इंटेंशन होंडा लेने का होता, तो वो क्या कहलाता? सेम थिंग अपॉन, वो क्या, सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक चीज पर एक ही भाव में सहमत होना। मतलब कंसेंट कब होती है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का कि कंसेंट होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। जो हमने आगे जो 15 to 18 में हम पढ़ेंगे, जिसमें कॉर्शन आता है, प्रपीड़न आता है, असम्य कसर आता है, एंडो इन्फ्लुएंस आता है, फ्रॉड आता है, ये सब क्या बना देते हैं? उसे उसे विशेड कर देते। मतलब कहने का मतलब है कि वो खराब हो जाती है कंसेंट, वो फ्री नहीं रहती। उसमें कॉर्शन आ गया, प्रपीड़न, किसी के अगर जबरदस्ती से करवाई जाती है तो वो फ्री कहाँ रह गई है? तो फ्री कंसेंट के लिए इन सब चीजों का नहीं होना जरूरी होता है। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस का मतलब यही होता है कि सामने वाला जो आपको बेचना चाहता है वही आप खरीदना चाहते हो। अगर आप दोनों की अलग अलग इंटेंशन है कि वो तो आपको अलग चीज बेचना चाहता है और आप अलग चीज खरीदना चाहते हो, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती है। ये हम सेक्शन 13 में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां मैं तो एग्जाम्पल डिक्टेट भी कराऊंगी। यहाँ मैंने सिर्फ समझाया है कि कहाँ से लिया गया था, न्यूयॉर्क कोर्ट से लिया गया था, ठीक है। अब क्लास में बच्चों को नींद क्यों आ रही है बताओ पहले तो? अरे एक दो उबासी ले रहे हैं, मुझे और उबासी आ रही है, मुंह में बंद कर करके उबासी ले रहे हैं। एक तो कश्मीरा को उबासी आ रही है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं नहीं, इसका जो पढ़ा हुआ है ना, वो अलग सेंस में पढ़ा हुआ है। मेरा हर बार पढ़ाने का, अभी जो एक्ट आप पढ़ चुके हो ना, अब दोबारा जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें नई चीजें एड ऑन होगी। वो थोड़ी कि मैं वही चीज वापस पढ़ाऊंगी। सर का भी यही तरीका है, जितनी बार भी हमारे रिवाइज होंगे ना सब्जेक्ट, उसमें नई चीजें ही आएंगी। कभी ऐसा नहीं है कि वही चीज आपको बार बार पढ़ाना है, नहीं, हर चीज नहीं। अभी इस बार की कॉन्ट्रैक्ट में आपको नई चीजें मिलेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो पहले पढ़ चुके हो। यहां तक हो गया ये, आगे हम जाएंगे। लिखिए आप, थोड़ा सा आप लिखो। बिफोर 1872, एक दो लाइन है बस। बिफोर 1872 देयर वाज पर्सनल लॉज। बिफोर 1872 देयर वाज पर्सनल लॉज, देयर वाज पर्सनल लॉज, कॉमा, agreement with minor, agreement with minor, agreement with minor
इज वॉइड, फिर कॉमा लगाइए, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ हिंदी में लिखिए, 1872 के पूर्व, 1872 के पूर्व व्यक्तिगत विधियां होती थी, 1872 के पूर्व व्यक्तिगत विधियां होती थी, फिर कॉमा लगाइए, अवैध के साथ किया गया करार शून्य होता था, अवैध के साथ किया गया करार शून्य होता था। आज भी वो वॉइड ही है, लेकिन उसमें कुछ नई चीजें एड ऑन है, ठीक है, कंपनसेशन वगैरह मिलता है, पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। एग्रीमेंट विथ माइनस हो गया, अवैध के साथ किया गया करार शून्य होता था, फिर कॉमा लगाइए, ये हिंदू विधि में भी उपबंधित किया गया, ये हिंदू विधि में भी उपबंधित किया गया है, यह हिंदू विधि में भी उपबंधित किया गया है। कितने सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल? 266, 68 नहीं 66 है, मैं भी देख लेती हूँ, मुझे और कंफ्यूज कर देने वाला है। 266, डायरेक्ट डिवाइडेशन लिख लो, छोड़ो, पर कोई बताएगा तो 266 ही बताना पड़ेगा ना। 238 तो मानती हूँ आपके बैरक में दे रखे हैं, पर रिपील्ड भी तो लेके चल रहे हैं ना भैया, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो रिपील्ड कर दी गए हैं, लेकिन है तो 266 ही ना। टोटल कितने हैं? अगर ऑप्शन आया सामने कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, तो कितने हैं? 266, नॉट 238। वो पुराने जमाने की, मतलब वो रिपील्ड हो गया, उसे भी हम साथ लेके चलें, क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट रिपील्ड के साथ चलती है, तो हमें भी चलना पड़ेगा। सेक्शन 1 to 75 इसलिए करवा रही हूँ, ये जनरल प्रिंसिपल्स, कि एक दो दिन तो इंट्रोडक्टरी क्लासों में चले जाते हैं एक्टों की। सेक्शन 76 to 123 आपका क्या हो गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये क्या हो गया? रिपील्ड। फिर है सेक्शन 124 to 238 आपके हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, विशिष्ट सुविधाएं, और लास्ट आपका 239 से 266 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा ईयर था इसका, एक बार देख लेती हूँ। 1932। क्लियर है पिक्चर? चारों डिवाइडेड हो गए। फर्स्ट आपका इस जर्नल प्रिंसिपल से है, फिर आपका रिपील्ड हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे ना, वो कहाँ चले गए? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चले गए, क्योंकि मूवेबल पर क्या लगता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, ठीक है। फिर है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, जिसमें इंडेमिनिटी, एजेंसी, गारंटी, ये सब कवर हो जाएंगे आपके। और लास्ट है हमारा, उसमें भी रिपील्ड हो गया, और वो क्या कन्वर्ट हो गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब ये दो एक पहले इसी में ही थे। सोचो अगर इसमें वो चीजें पढ़नी पड़ती तो वो और ज्यादा आपके लिए बल्कि हो जाती।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब इजी है, 2 ही पढ़ना है, 2 रिपील हो चुके हैं। पहले ये आरजेएस के सिलेबस में थे पर अब नहीं है, जा चुके हैं। ये गए हैं आपके 197 वैकेंसी 2019 से, गुड बाय हो गई है, उससे पहले वहां थे। ठीक है, हो गया ये। अब कितने सेक्शन है? 266 है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 266 पे टिक करना है, 238 पे मत करके आना वरना गलत हो जाएगा। इस बार पेपर देखिए भी समझ में आ गया होगा कि हमेशा वही चीजें पूछी जाती है जो बच्चा इग्नोर करता है, जो हमेशा क्लास में कहती हूँ कि जो नहीं देख कर जाओगे वो क्वेश्चन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा सबको याद होती है। जैसे ऑर्डर 21 को बच्चा बल्कि समझ के छोड़ देता है, क्यों पढ़ना, इतना बड़ा है, 106 रूल है, कौन पढ़ेगा। और वो 106 रूल में से 2-2 3-3 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सीपीसी में से इस बार ऑर्डर 21 में से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो वही है ना, चीजें जो छोड़ के जाओगे वो डेफिनेट पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन आता है इसमें, इस जो आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव? क्या मतलब होता है एग्जॉस्टिव का? वोकेब भी सुधरवानी है मुझे, अब क्लासेस में ही चालू करूंगी। क्या मतलब होता है एग्जॉस्टिव का? एग्जॉस्टिव का मतलब पता है किसी को? इसका मतलब होता है संपूर्ण। तो इसमें पूछा गया है कि क्या भारतीय संविदा अधिनियम संपूर्ण है? क्वेश्चन है आपका, लिख लो, भारतीय संविदा अधिनियम संपूर्ण है? क्या लगता है? क्यों? रीजन भी तो देने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया एसआरए की वजह से, एसआरए में तो प्रोसीजर दे रखा है, एसआरए सब्सटेंटिव लॉ थोड़ी है, एसआरए सब्सटेंटिव लॉ है क्या? क्या पढ़ा है एसआरए के बारे में? प्रोसीजरल लॉ है कि प्रोसीजर दे रखा है, तो वो तो उसका तो लेना देना ही नहीं है, वो तो आपके आगे की प्रोसीजर की बात कर रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उसको किस तरह से एनफोर्स करवाओगे, वो तो एनफोर्समेंट की बात कर रहा है। सब्सटेंटिव लॉ में क्या ये एग्जॉस्टिव है, संपूर्ण है? नहीं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? निकालो, एक्ट है आपके पास, इसकी प्रियम्बल है, इसमें लिखा है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही, ये जो आपकी प्रियम्बल है वो लिखनी होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो लिख लेना या मार्क कर लो, यहाँ चाहो तो उतार लेना कॉपी में। ठीक है, अगर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो इसमें ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सर्टेन वर्ड यूज किया गया ना, सर्टेन, वो इसे एग्जॉस्टिव नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? अगर यहाँ कंसोलिडेट वर्ड यूज करते हैं, क्या चीज? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है समेकन हिंदी में। ठीक है, तो जो कोई भी विधि होती है, जैसे आज कहीं भी किसी लॉ में लिखा हुआ है कि वो कंसोलिडेटेड है, ऊपर लिखते हैं ना कि समेकित किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उससे रिलेटेड जितना भी कानून है उन सबको क्या किया गया है, एक जगह पर लाया गया है, एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया और फिर एक्ट बनाया गया है। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ क्या बात बोली है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो लॉ है उसके कुछ पार्ट्स को लिया गया है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, की जो संविदा विधि से संबंधित कुछ भागों को मिलाकर ये एक्ट बनाया गया है, मतलब कुछ को तो छोड़ा गया है। जैसे इन्होंने क्या छोड़ दिया, एनआई जो कल मैं बात करी थी वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहाँ लिया इन्होंने? मॉर्गेज वगैरह ये इसमें लिए नहीं लिए ना, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का आपका एग्जॉस्टिव नहीं रहा है क्योंकि इसमें पूरी चीजें नहीं है, कुछ पार्ट्स, इसकी जो प्रियम्बल है वो ही इसे एग्जॉस्टिव नहीं बनाती है, वो इसे आधा अधूरा बनाती है। तो ये चाहे आप लिख लेना, पर आगे लिखो जो मैं लिखवा रही हूँ, इसमें लिखिए नीचे कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं हुआ है। जैसे आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है, तो आपको इसका आंसर पूरा ऐसे देना है, मतलब जिस तरह से मैंने बताया है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि जो इसके प्रियम्बल में सर्टेन पार्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया है, नॉट कंसोलिडेट।
कंसोलिडेट यूज करते तो वो क्या हो जाता, एग्जॉस्टिव हो जाता। ठीक है, तो लिखिए कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं हुआ है, स्पेलिंग लिख देती हूं मैं। हिंदी में कहते हैं इसे समेकित या समेकन। वर्ड यूज नहीं हुआ है। आगे लिखिए सो दिस एक्ट इज नॉट कंप्लीट, सो दिस एक्ट इज नॉट कंप्लीट, सो दिस एक्ट इज नॉट कंप्लीट, कॉमा हैंस, हैंस क्या बता रहे हैं 266 क्या बता, अच्छा सेक्शंस बताया मैंने कहा 266 क्या बताया। हैंस इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, हैंस इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। आ गया समझ में क्यों नहीं है ये? हिंदी में लिखिए इसीलिए, इसीलिए ये अधिनियम, इसीलिए यह अधिनियम पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसी कारण ये संपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसी कारण ये संपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, ये 7 शेड्यूल की 3rd लिस्ट का पार्ट है। ये मैंने हिंदी में लिखवाया है कि ये अधिनियम पूर्ण नहीं है, इसी कारण ये संपूर्ण नहीं कहा जाता, ऐसा भी लिख सकते हो आप, संपूर्ण नहीं कहा जाता, ऐसे लिख लो। इसमें मैं लिखवा दिया था ना कि समेकन वर्ड का जो कंसोलिडेट है उस वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए इस अधिनियम को पूर्ण नहीं कहा जा सकता और ये इसलिए संपूर्ण भी नहीं है, जैसे भी आपको इसको फ्रेमिंग करनी हो। और इसमें लिखिए 7 शेड्यूल की 3rd लिस्ट का ये पार्ट है। कौन सी होती है 3rd लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का है, अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही पूछ ले तो याद होना चाहिए कि कंकरेंट है। ठीक है, इस बार किसका सही हुआ था ये, और बाकी ने गलत कर दिया। प्रोसीजरल लॉ देखो है ना, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब किसके पार्ट होते हैं? कंकरेंट के ही होते हैं। कंकरेंट में एंट्री 7 है ये, चाहे जाकर चेक कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन उठाना, एंट्री 7 है ये कंकरेंट की, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप है, सेल्स ऑफ गुड्स है, वो किसमें है? कंकरेंट लिस्ट की 7 एंट्री में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो हमारे प्रिंसिपल्स भी चलेंगे इसके, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होती जाएगी, आपके सेक्शंस भी धीरे धीरे कवर होंगे, जैसे 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग होता है ना, प्रपोजल होता है, ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर प्रॉमिस बनता है, वो एक लिखवाऊंगी मैं आपको, जो क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कई बार। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कॉन्ट्रैक्ट, समझ में तो आ रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कुछ नया लग रहा है पुराने से? अच्छा नहीं, जिसने पढ़ लिया नया लग रहा है कुछ? वो कहेगी मैंने 30 तक तो पढ़े ही नहीं थे, मैं तो 30 से आई थी इसकी पता है, जब भी होता है ना, मैं से कुछ पूछती हूँ कि ये ना ये चीज है, वहां से तो मैं आई नहीं थी, मैं तो 30 से आई थी। मैंने कहा ठीक है भाई, 30 के बाद इससे पूछूंगी पकड़ के अभी 30 निकल जाएंगे ना, उसके बाद फिर लाइन लगेगी। ठीक है हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है क्या संविदा एक विधि है? ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं आज। है क्या? क्यों है? ये भी तो बताया करो फिर। हाँ और नहीं के जवाब है, लेकिन आगे ने उसका कोई कंक्लूजन नहीं देता मुझे। हाँ चलो मैं लिख पाती हूँ, लिखो इसमें यस, इसका आंसर लिखो यस, आगे कॉमा लगा के लिखे इट इज ए लॉ, इट इज ए लॉ, इट इज ए लॉ बट ओनली एप्लीकेबल, यस इट इज ए लॉ बट only applicable, only applicable to the parties, to the parties, comma third person, third person, third person
have no rights, third person have no rights regarding the contract, regarding the contract. हिंदी में लिखिए, हाँ हाँ, आगे कॉमा लगाइए, यह विधि है, हाँ यह विधि है, परंतु केवल पक्षकारों पर, परंतु केवल पक्षकारों पर, परंतु केवल पक्षकारों पर लागू होती है, परंतु केवल पक्षकारों पर लागू होती है, कॉमा, तृतीय पक्षकार को, तृतीय पक्षकार को, तृतीय पक्षकार को संविदा के संबंध में, तृतीय पक्षकार को संविदा के संबंध में कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। समझ में आ रही है बात? लॉ में और इसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस होता है अदर लॉज में और कॉन्ट्रैक्ट में? कि जो बाकी के लॉ होते हैं ना वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कौन बाउंड होते हैं? पार्टीज। दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉ तो है लेकिन तीसरी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे दो पक्षकारों के मध्य होती है और उनके बीच में कंक्लूड हो जाती है। तीसरे को ना कोई राइट है और ना उसके कोई राइट्स, ना तो एग्जॉस्ट होते हैं, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन है ना उसको कोई राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों चीजें थर्ड पार्टी के लिए नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा प्रपोजल और ऑफर। क्या बताया था मैंने इसके बारे में? ये दोनों ही ऑफर है, ये दोनों ही प्रस्ताव ही है। एक तो प्रस्ताव कर रहा है और एक क्या बोलूं मैं बच्चों का, इंडियन लॉ, और ये क्या है आपका? इंग्लिश लॉ। कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे फटाफट से, चलो एक ने ऑफर किया एक ने एक्सेप्ट किया, बात खत्म, चलो अपने घर जाओ, बाय बाय। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हर घड़ी, वो सॉरी एग्रीमेंट तो हर घड़ी हो रहा है। कितने एग्रीमेंट करके बैठे हो? ठीक है, एक भारतीय विधि और एक अंग्रेजी विधि। कौन से सेक्शन में डिफाइन है प्रपोजल की डेफिनेशन? 2A में, ठीक है, चाहे तो आप लिख लेना, आगे तो आएगा ही है। एक चीज बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंट चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होती है? हाँ, पहले तो असेंट क्या होती है और कंसेंट क्या होती है ये बताओ, चलो बात दूसरी छेड़ते हैं। असेंट और कंसेंट क्या होती है? सम्मति और सहमति दोनों एक ही चीज है, सिनोनियम है ये। हाँ, इसने तो असहमति लगा दी बीच में। अप्रूवल से डिसअप्रूवल कर दिया। क्या होती है? कंसेंट और असेंट में बहुत फर्क होता है। ये तो असेंट और कंसेंट, ये होती है यूनिलैटरल और ये होती है बायलैटरल, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। जैसे भूल होती है ना वैसे है। असेंट क्या बोलते हैं हम लोग, किसी भी एक्ट को एनफोर्स करने के लिए क्या चाहिए होती है? असेंट, मतलब अनुमति। एक पर्सन जो दे रहा है वो क्या है? अनुमति। दो लोग जो दे रहे हैं वो क्या है? सम्मति। समझ में आ रही है? एक इंसान से ली तो क्या है? असेंट है, लेकिन जब वो दोनों पार्टी से ली जाती है तो वो क्या होती है? कंसेंट होती है, ठीक है। तो ये अनुमति होती है और वो सम्मति होती है, दोनों में बहुत फर्क है, एक जैसा नहीं करना इसे। ये बेसिक ही है आपके, जबकि हम 1000 बार लिखते होंगे कि असेंट लिए हमने प्रेसिडेंट से, असेंट लिए हमने गवर्नर से, तो भाई दो लोग थोड़ी दे रहे हैं, वहां एक ही देता है ना। तो कहने का मतलब होता है कि एक से, जब यहां लिखवा भी देती हूं मैं, दिमाग खोलना पड़ेगा मुझे सबका। एक पक्षीय और द्विपक्षीय,
कहने का मतलब ये है कि अगर प्रपोजर के पास गए और उससे उसकी असेंट ली, फिर हम किसके पास गए, एक्सेप्टर के पास गए और उसकी असेंट ली, तो दो असेंट मिलकर क्या बनेगी, कंसेंट बनेगी। ठीक है, दो पार्टीज की। प्रस्तावक की फिर ये बन गई आपके कंसेंट। आ गई करनी समझ में क्या है? हाँ, ये अनुमति हो गई ना, ये एक प्रस्तावक हो गया। जैसे आप मुझे कुछ चीज बेचना चाह रहे हो या मैं आपको बेचना चाह रही हूँ, तो मैं क्या हुई, प्रपोजर, प्रस्तावक हुई ना। मैंने प्रस्ताव रखा है आपके सामने कि आप मेरी ये चीज खरीदना चाहते हैं क्या, तो आप क्या दोगे मुझे, असेंट दोगे अपनी, कि हाँ ठीक है मैं अपना ये चीज आपकी खरीदना चाहती हूँ। तो एक तो हो गया आपका प्रपोजल और दूसरी क्या हो गई आपकी एक्सेप्टेंस। वो मिलके क्या बनता है, प्रॉमिस। उसका भी मैं चार्ट बनवा रही हूँ, जो आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनती है, प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आता है, तब वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में एनफोर्सेबल बाय लॉ आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा एक चार्ट है जो आपके पेपर में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वहां टिक सही से करना होता है, देखकर क्वेश्चन बनता है ये। यहां तक समझ में आई, असेंट में और कंसेंट में क्या फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। तो दो दो लोगों की मिलती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी कंसेंट। चार्ट बनवा रही हो, बना लो। प्रपोजल, यही तो मैं समझाती रहती हूँ। जैसे आगे आएगा ये प्रिंसिपल, वैसे मैं लिखवाऊंगी कि जो आपका प्रॉमिस होता है, जैसे अब इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, प्रॉमिस बना। ये प्रस्ताव है, ये आपका प्रतिग्रहण है, और फिर क्या बन गया, वचन। प्रस्तावना प्रतिग्रहित होने पर क्या हो जाती है, वचन। लिखा हुआ है ना डेफिनेशन में, प्रस्तावना प्रतिग्रहित होने पर क्या हो जाती है, वचन हो जाती है। तो जो वचन होता है, अब हमारे सेक्शन 9 जो बोलता है इस एक्ट का, आपके इस एक्ट का जो सेक्शन 9 बोलता है, वो ये बोलता है कि जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। तो अभिव्यक्त क्या होता है, एक्सप्रेस कैसे करोगे, अगर किसी से आपको प्रपोजल वगैरह करना हो तो, हाँ, ओरल और रिटर्न, ठीक है ना, या तो बोलकर किया जाएगा या फिर लिख कर किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस वे। ठीक है, और इम्प्लाइड क्या होता है, बाय कंडक्ट। कंडक्ट होता है आचरण, जिसमें आ जाता है कि देखकर पता चल जाए कि हमसे कुछ, जैसे आप कोई बस जा रही है, जैसे कहीं से आ रहे हो और जयपुर की बस है और नॉन स्टॉप है, जयपुर ही आके उतारेगी, आप चढ़े, आपने टिकट लिया, काम खत्म, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ रही है, मतलब आपको पता है कि ये बस कहाँ जाके रुकेगी, जयपुर, नॉन स्टॉप है, जयपुर ही जाके रुकेगी। और तो समझ में आ गया ना कि आपने सामने वाले से यही यही पूछना था कि ये जयपुर जा रही है क्या, वो आपने देखकर समझ लिया। आपने उसको पैसे दिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं तुम्हें जयपुर छोड़ दूंगा, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि ठीक है, तो क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आई बात। तो क्या हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है, आचरण से पता चल जाए। जैसे ये ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि रिद्धि सिद्धि से आपने पकड़ा और आपको कहीं अगले ही स्टेशन पे उतरा है, आपने 10 रुपए पकड़ा है, उतर गए, चल पड़े, हो गया एग्रीमेंट। हर घड़ी हर पल आप एग्रीमेंट ही करते रहते हो।
अब किसको एनफोर्स कराना है वो नहीं करवाना, वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कहने का मतलब ये, रेलवे में बैठते हो कितने सारे टर्म्स और कंडीशंस लिखी रहती है, पढ़ता कोई नहीं है। बात ही समझ में आता है कि टिकट पर टर्म्स और कंडीशंस तो वो सारी लिखते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। लेकिन है ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है। कल से आपके साथ कुछ हो जाता है बाय जर्नी, या फिर कोई चीज आपको असुविधा लगती है, तो आप उनके ऊपर क्लेम तो कर सकते हो। या फिर आप कोई ट्रेन की चेन खींच देते हो, उनका इंटरप्ट कर देते हो, तो पुलिस उठा के ले जाती है ना, मतलब आते हैं ना वो लोग। तो कहने का मतलब होता है कि हर चीज में टर्म्स और कंडीशंस एड ऑन वो रहती है। तो कंडक्ट से भी हो सकता है और एक्सप्रेसली भी हो सकता है। ठीक है, ये आगे पूरा कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रॉमिस में क्या आया, प्लस कंसिडरेशन, प्रतिफल। फिर क्या बन गया ये, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब करार, सॉरी। और इसमें क्या बना, सॉरी टंग स्लिप हो गई। एनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। लास्ट में यहां आके बनती है। और ये कहां पता चलता है हमें, सेक्शन 10 में पता चलता है। 10 में जो कंटेंट दे रखे हैं, अगर वो सब किसी एग्रीमेंट में पाए जाते हैं, फ्री कंसेंट होती है, अगर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, और क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज होती है, और नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ, तो ठीक है, वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, मतलब आपके 26 से 30 में नहीं आ रहा हो, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है, जैसे उसमें लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब अगर शून्य घोषित कर दिया है विधि ने उसे, तो शून्य कहाँ घोषित कर रखा है, 26 से 30 में कर रखा है। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर 26 से 30 में फॉल कर रहा है, 26 to 30, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा, जो उसमें फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तक की गणित समझ में आई। ये पूरी गणित है जो किसी एक्ट से पहले पढ़ी जाती है, फिर एक्ट पर तो बाद में आते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती है जो आगे तक आपका साथ निभाती है। ये तो ऐसा है, एक्ट तो खोलोगे 10 बार पढ़ लोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर सेंसेस समझ में नहीं आए कि क्यों बनाया गया है और क्या पर्पस था। सेक्शन 2A, अगर हम 2 पर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर चलो ये सेविंग क्लोज पढ़ाना है मुझे, एक्ट में आइए। शॉर्ट टाइटल है इसका, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम कहा जाएगा, छोड़ो इसे। इसका एक्सटेंड भी देख लिया हमने, कमेंसमेंट भी होल ऑफ इंडिया है। अब तो कब से है, हाँ, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से अब सारे एक्ट किस पर लग गए, जम्मू और कश्मीर पर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसकी एनफोर्समेंट डेट है उसमें दे रखी है 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 से क्या हुआ था, लागू हुआ था। आगे सेविंग्स है, सेविंग्स का मतलब जब इंटरप्रिटेशन पढ़ाया था मैंने बताया था कि सेविंग्स क्या होती है, कि भाई कोई भी विधि है उस पर उनको लॉ बनाना है, एक कॉडिफाइड लॉ बनाना है, उसको कोड में डालना है, एक्ट लगाना है उसके आगे, तो वो क्या करते हैं, चीजें समेट के लेकर आते हैं, कंसोलिडेट करते हैं उसको। इसको तो कंसोलिडेट नहीं किया, लेकिन बाकी को तो करते हैं। तो वहां उनको कोई चीज बचानी होती है कि भाई पुरानी परंपराएं चल रही है, पुरानी कोई चीज चली आ रही है, उसे हमें इस एक्ट से बचाना है, क्योंकि इस एक्ट में जो हम प्रोविजंस बनाएंगे वो इन चीजों को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो वो क्या कर देते हैं, उसे एक डब्बे में डाल देते हैं, उस डब्बे को क्या बोलते हैं, सेविंग क्लोज, व्यावृत्ति खंड। भाई जिस चीज को उन्हें बचाना होता है उस एक्ट के इम्पैक्ट से, उसे क्या कर देते हैं, वो उस बॉक्स में डाल देते हैं, उसे हम सेविंग क्लोज बोलते हैं। जिन्हें उन्हें हटाना नहीं होता है, या किसी तरह का इम्पैक्ट उस एक्ट का या जो प्रोविजन उन्होंने उसके रिगार्डिंग बनाए हैं उस पर इम्पैक्ट ना आए। तो इसमें यही बात बोली गई है, नथिंग herein contained shall affect the provisions of an institute, act or regulation not hereby expressly repealed
nor any uses or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of this act. तो कोई भी बात जो अभिव्यक्त रूप से निश्चित ना किए गए किसी भी इंस्टीट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, किसी रूढ़ि या प्रथा पर या किसी प्रसंगति पर जो उपबंधों से असंगत ना हो, उस पर क्या करेगा? प्रभाव नहीं डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई कस्टम्स चले आ रहे हैं जिसके थ्रू उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे अभी ये बीएनएस वगैरह आया है, तो ये थोड़ी लिख सकते हैं कि भाई पुराने जितने भी प्रोविजन है उन सब पर भी यही लगेगी, तो भाई जीना हराम हो जाएगा कोर्ट्स का। तो तीन मेजर एक्ट को आपने नए एक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, उनके सेक्शंस रेक्टिफाई करते 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 कोर्ट्स ही बंद हो जाएंगी। जो हाल है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कम है क्या? और वो सब किससे चल रही है? पुराने वाले एक्ट के थ्रू चल रही है। तो जो पुरानी है उन्हें रख दिया जाएगा, भाई जैसा चल रहा है चलो, लेकिन जो नया है, जैसे 1 जुलाई है कल से, तो अब कल से जो भी कोई केस फाइल होगा या कोई भी प्रोसीजर चलेगा वो किसके अकॉर्डिंगली चलेगा? नए एक्ट के अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन पुराने वाले तो वही आईपीसी, वही सीआरपीसी, वही एविडेंस, जो पुरानी चीजें चली आ रही है उन पर इम्पैक्ट डालेंगे तो क्या मतलब है? चीजें बिल्कुल वर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसी तरह से ऐसा होता है कि सेविंग क्लोज में चीजें डाल दी जाती है कि भाई ये एक्ट इस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, उसे सेविंग क्लोज बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लोज, इंटरप्रिटेशन के पार्ट है ये सारे। कोई एक्ट को बनाते टाइम जब सारी डेफिनेशंस इसमें डाली जाती है इंटरप्रिटेशन क्लोज में। बेसिकली सारे जो एक्ट है उनमें सेक्शन 2 में ही होता है, बहुत अलग, जैसे एविडेंस वगैरह अलग है, अब तो उसमें भी शायद 2 में ही कर दिया, पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी पढ़ा नहीं है वो। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन किसकी दे रखी है? प्रपोजल की दे रखी है। ठीक है, तो प्रपोजल की डेफिनेशन आप इसमें से चाहो तो डेफिनेशन एज इट इज लिखनी होती है, हमें डेफिनेशन में हम कट पिट नहीं कर सकते। प्रपोजल की डेफिनेशन क्या दे रखी है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। मतलब कि कोई बात करने या प्रवृत्त रहना, मतलब या तो कुछ करेगा या नहीं करेगा, अपनी रजामंदी, अपना जो भी उसका विलिंगनेस है वो दूसरे को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि उससे अनुमति ले। उसका सिर्फ एक ही क्या पर्पस है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, उसके लिए मुझे सामने वाले की क्या मिल जाए? कंसेंट मिल जाए, सॉरी असेंट मिल जाए। ठीक है ना, अनुमति लेना चाहता है वो उसकी, तो उसे क्या बोलते हैं? हम प्रपोजल कहते हैं। आगे तभी तो प्रोसीजर होगा, तब जाके वो एक तरह से सामने वाले की असेंट लेगा तभी तो ये वाली डेफिनेशन आप बैरेक्ट में से लिख लेना, अगर लिखना चाहो इसमें से पढ़ना है तो इसमें पढ़ लेना। बैरेक्ट को हमेशा साथ लेके चलना है, इसको कभी इसका साथ नहीं छोड़ना, ये आपका हमदम है। इसका साथ छोड़ोगे तो फिर एग्जाम आपका साथ छोड़ देंगे। बैरेक्ट को हमेशा साथ लेके चलना और हमेशा इसको पढ़ना है। कौन सी चीज कहाँ से टपक जाती है पता नहीं चल रहा, वैसे तो हम सब चीजें कवर करते हैं, पर कहते हैं ना तारे सितारे उल्टे चल रहे हो तब पता नहीं क्या क्या होता है तब ऊपर सर के ऊपर क्या आके बैठ जाए किसी को पता नहीं चलता, करती हुई चीजें भी खराब हो जाती हैं। तो वो सब आपके वक्त की बात होती है। सब पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो एग्जाम में अपीयर होने गया होगा उसका कोई ऐसा नहीं मानती कि वो बेचारा नहीं पढ़ के गया होगा, सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। पर तारे सितारे भी तो कोई चीज होती है मैं बिलीव करती हूँ थोड़ा वो भी होती है, और थोड़ा सा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड की थोड़ी कमी होती है। हमें चीजों को बहुत अच्छे से टैकल करना आना चाहिए, कोई भी सिचुएशन सामने आनी चाहिए, उसको कैसे टैकल करना ये चीज हमें आनी चाहिए। कोई चीज आपके सामने उस चीज से हट के आ गई हो, जैसे आप यूज टू हो किसी चीज को लेके कि हम इजी सी चीज कर रहे हैं, या फिर हाँ हैबिट हो गई हमें चीज करने की, अगर उससे थोड़ा डिफरेंट चीज आ जाए तो आप उसको एक माइंड मेकिंग करो ना कि हमें इस चीज को कैसे टैकल करना है। इस तरह तो आरजेस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आरजेस का पेपर जो मेंस का भी आता है ना वो हमेशा डिफरेंट वे में आता है। कब क्या उठाकर पूछ लें, जैसे कभी जजमेंट्स बढ़ा देते हैं, कभी ऑर्डर्स बढ़ा देते हैं, कभी क्वेश्चंस की अलग फ्रेमिंग हो जाती है, कभी भी वो पैटर्न फॉलो नहीं करते जो हमेशा चला आ रहा है। हमेशा कुछ नया ही देखने को मिलता है पैटर्न में। कॉपीज वॉपीज तो वही रहेगी, कॉपी में क्वेश्चन होगा उसके नीचे आंसर्स का गैप होगा, लेकिन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में चेंजेस कर देते हैं। तो सिचुएशन संभालने की हमारे अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, बात इतनी सी है। कोई भी सिचुएशन आया उसको अच्छे से टैकल करो, ऐसे नहीं घबरा गए और उसमें सारा कबाड़ा कर दिया। घबराना क्यों है भाई, सबको वही टाइम मिला है, सबके लिए वही सिचुएशन है, आप उसे इजीली टैकल करो ना। मेरी एक जूनियर थी जिसका सिलेक्शन हुआ था आरजेस में, बहुत 2 साल पहले की बात है। उसका
पूरा एक जजमेंट छूट गया था। मतलब ये कहो कि उसने देखा ही नहीं था जजमेंट पीछे से, लेकिन उसने पेपर को अच्छे से संभाला ना। जब आप आगे की चीजें अच्छी करके आओगे, 4th रैंक लगी थी पूरे राजस्थान में। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है घबराना है, अरे मेरा ये क्यों छूट गया। अरे जो कर रहे हो उसको तो अच्छा करो। अभी जैसे ये पेपर लेंदी आया था, अगर आप अपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन भी अच्छे से टैकल कर रहे हो, जैसे आपने हिंदी इंग्लिश अच्छे से कर दी और जो चीजें आ रही है उसे आपने अच्छे से कर दिया, तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी घबराने की। हेलो, हाँ भैया, क्लास क्लास में। बस अभी थोड़ी देर बाद होगी। हो गई, सुबह होती है। ठीक है भैया। ठीक। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ज्ञान होता है, थोड़ा थोड़ा देना है अभी बीच बीच में, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास ली रहा तो बच्चे सो जाएंगे क्योंकि अभी सिविल पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में भी समझ सकती हूँ कि 2 सिविल के सब्जेक्ट दिमाग को संभालने में भी वक्त लगता है। पहले माइनर चलते थे आपके, और माइनर समझ में आ जाते थे कि हाँ ठीक है, एक मेजर पढ़ा एक माइनर पढ़ लिया। लेकिन अभी थोड़ा माइनर पे वापस नहीं जा सकते ना, वो हम बाद में ही करेंगे अब। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, या इसमें से पढ़ना हो तो इसमें से पढ़ लेना, जो करना हो कर लेना। आगे लिखिए, प्रपोजल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट used in the proposal in Indian contract used in the same sense used in the same sense as offer. अच्छा मैं कर रही हूँ स्क्रॉल, कहां से करना है? अच्छा पूरा कर देता हूँ। कहां तक लिखा? यूज्ड इन द सेम सेंस लिख लिया। आगे लिखिए, एज ऑफर इज यूज्ड, एज ऑफर इज यूज्ड इन द इंग्लिश लॉज, इन द इंग्लिश लॉज। हिंदी में लिखिए, भारतीय संविधा में, भारतीय संविधा में, भारतीय संविधा में प्रस्तावना का उपयोग, भारतीय संविधा में प्रस्तावना का उपयोग। ये प्रपोजल के, मैं अगर इसको चाहता है डेफिनेशन आती तो आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना है, ठीक है ना? वो तो डेफिनेशन तो लिखनी है, वो तो मस्ट है। जहां डेफिनेशन आती है उसे हम नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बाकी और चीजें होता है ना सेक्शन वगैरह, उसे हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखनी होती है। भारतीय संविधा में प्रस्तावना का उपयोग उसी समान अर्थ में, प्रस्तावना का उपयोग उसी समान अर्थ में किया जाता है, उसी समान अर्थ में किया जाता है जैसे अंग्रेजी विधि में, जैसे अंग्रेजी विधि में, जैसे अंग्रेजी विधि में प्रस्ताव का किया जाता है, जैसे अंग्रेजी विधि में प्रस्ताव का किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑफर वहां यूज किया जाता है, वैसे यहाँ क्या किया जाता है? प्रपोजल यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए लाइन में, प्रपोजल इज मेयरली, प्रपोजल इज मेयरली, प्रपोजल इज मेयरली a statement, a statement, a statement, full stop. It has no value, it has no value, it has no value in the eyes of law. It has no value in the eyes of law. In the eyes of law. प्रपोजल मात्र, सॉरी प्रस्तावना मात्र, इंग्लिश में बोल रही हूँ प्रपोजल, प्रस्तावना मात्र, प्रस्तावना मात्र एक कथन है, मात्र एक कथन है जिसका विधि की दृष्टि में, प्रस्तावना मात्र एक कथन है
जिसका विधि की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। भाई आगे एक प्रपोजल देके छोड़ दिया, आगे कोई प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाता है, वैल्यू लेस हो जाता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई ऐसे लीगल बाउंडेशन नहीं है प्रपोजल की, ठीक है। वो कभी भी क्रॉस प्रपोजल बन सकता है, आपका काउंटर प्रपोजल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में सेक्शन 7 में बोला गया है कि काउंटर और क्रॉस हो जाता है वो, ठीक है। इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो लिखिए, मतलब ये अलग चीज है वो अलग चीज है, हम प्रिंसिपल्स लिख रहे हैं अभी। सेकंड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, प्रपोजल मस्ट बी, लिखिए सेकंड प्रिंसिपल, प्रपोजल मस्ट बी विथ इन द नॉलेज ऑफ द, प्रपोजल मस्ट बी विथ इन द, प्रपोजल मस्ट बी विथ इन द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन, विथ इन द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। हिंदी में लिखिए, प्रस्ताव का, प्रस्ताव का अन्य व्यक्ति के ज्ञान में होना, प्रस्ताव का अन्य व्यक्ति के ज्ञान में होना आवश्यक है। किसी को याद आ रहा है इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट? ना वो माइनर का है, मोहरी बीवी माइनर का है, कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, किसी को याद आ रहा है? अरे बचपन में एलएलबी में पढ़ते थे, मजा आता था ये सुन सुन के, केस के नाम ही याद रहते थे मुझे तो, मेरे एलएलबी के टाइम से याद है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। जैसे अलग अलग चीजों पर क्या होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। जैसे जो प्रपोजल होता है, जर्नल प्रपोजल होता है, उसके ऊपर है कार्लिल वर्सेस कार्बल स्मॉल बॉल कंपनी वाला है, ठीक है। और जो आपका ये है कि किसी जो प्रपोजल है वो सामने वाले पर्सन के क्या होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। बाद में अगर प्रपोजल के बाद उसके नॉलेज में आता है, जैसे कोई काम हो गया उसके बाद उसे पता चल रहा है कि हाँ कोई प्रपोजल दिया गया था, तो फिर वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा, मतलब उसे उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में यही बताया गया था। मैं आपको पूरा फैक्ट्स नहीं लिखवाऊंगी, मैं सिर्फ ये बताऊंगी जो हेल्ड किया था ना वो लिखवाऊंगी, क्योंकि वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है, एलएलबी तो है नहीं है। आरजेएस में क्या पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा आपसे, केस लो की जो हेल्ड किया गया था वो पूछते हैं कि न्यायिक निर्णयों के सही समझाइए, ऐसे आता है ना, जजमेंट के अकॉर्डिंगली समझाइए। तो इसमें फैक्ट्स ये थे कि जो लालमन शुक्ला मतलब जो भी था वो, उसका एक भतीजा खो गया था, ठीक है। तो जो नौकर था, नौकर क्या है कि नौकर को ढूंढने के लिए भेजा भतीजे को, कि जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ के लेकर आओ। तो नौकर ने क्या किया, वो ढूंढने के लिए निकल गया, ठीक है। और उसके बाद जब वो ढूंढ रहा था उसे, और वो उसे मिल भी गया था, भतीजा मिल गया, तो उसको लेकर आ रहा था, उसके बीच में ही जो मालिक है उसने रिवॉर्ड की वो कर दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं इतने रुपए दूंगा। जैसे 501 रुपए का उसने रिवॉर्ड का किया था कि मैं 501 रुपए दूंगा जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लेकर आएगा। तो उसको तो भाई मिल गया, और जब वो वापस आया उसको लेकर, तब उसे पता चला कि इस तरह का कोई रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उसने बोला कि मुझे मिलना चाहिए, मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया था, ये कोर्ट में चला गया ये मामला। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि भाई जब काम हो चुका है, आप वापस आ चुके हो, तब आपको पता चला है कि इस तरह का कोई प्रपोजल दिया गया था, मतलब वो आपकी नॉलेज में नहीं था, जब दिया गया था तब आपकी नॉलेज में नहीं था। अब आप यहाँ आ गए, जब कंप्लीट हो गया काम, उसके बाद आपको पता चला है, तो इसमें बेनिफिट नहीं दिया गया। मांगा था उसने कि मुझे रिवॉर्ड दिया जाए, तो रिवॉर्ड का बेनिफिट नहीं मिला था। तो हम तो सिर्फ इसके वो मिलेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे। लिखिए, इसमें फैक्ट्स लिखवाना जरूरी है कि पहले केस का नाम लिखवा देते हैं। हाँ हाँ, क्या नहीं बोला, ये जो ज्ञान में होना आवश्यक है लिख लिया, ठीक है ना। मैंने उसके आगे कुछ लिखवाया भी नहीं है अभी तक, मैं फैक्ट्स बता रही थी कि केस क्या हुआ था। हिंदी में लिखवा दिया ना मैंने, ज्ञान में होना आवश्यक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कौन से ईयर का केस है ये, 1913 का। गौरी दत्त, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है ये इसके ऊपर। लिखिए इसमें, इन दिस केस
The servant had gone to look. In this case, the servant had gone to look. In this case, the servant had gone to look for the nephew. Nephew, Nephew, भतीजा, nephew, in compliance of their duties, in compliance of their duties, लिख लिया, full stop. The master had announced, the master had announced a reward after the servant had already gone, after the servant had already gone to look for the servant had already gone to look for the nephew, to look for the nephew, full stop. In this case, the servant had not gone to look. In this case, the servant had not gone to look for the nephew, not gone to look for the nephew, not gone to look for the nephew. In furtherance, क्या राइटिंग का कवाड़ा किया है इस लड़की ने, हाँ, in furtherance of any proposal, स्पीड के साथ राइटिंग भी थोड़ा मेंटेन किया करो, ऐसा नहीं उड़ा दी. Of any proposal, hence no question of acceptance, arose. Arise की फुल वो होती है ना, थर्ड फॉर्म arose, सेकंड फॉर्म सॉरी, arisen होती है थर्ड फॉर्म. फुल स्टॉप. Therefore the master was held not liable to pay, हाँ, कहाँ से? Therefore the master was held not liable to pay the reward money to the servant. हिंदी में लिखिए. इस मामले में नौकर अपने कर्तव्यों का नौकर की जगह आप सेवक लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा. सेवक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भतीजे की खोज में गया था. मालिक ने उस समय इनाम की घोषणा कर दी थी. जब सेवक भतीजे की खोज में गया था. मालिक ने उस समय इनाम की घोषणा कर दी थी जब सेवक भतीजे की खोज में गया था. पूर्ण विराम. इस मामले में सेवक, मैंने वही लिख रखा है ना तो बार बार वही आ रहा है. इस मामले में सेवक किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए क्या छूट गया, इतना बड़ा गैप छोड़ दिया इसके लिए. अच्छा,
आगे बढ़ाने के लिए भतीजे की खोज में नहीं गया था। हाथ है ना सबके कम चलने लग गए अभी आफ्टर एग्जाम। मैंने देखा पहले आराम से स्पीड मेंटेन करके लिखते थे, अब सब धीरे 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 धीरे। थोड़ा स्पीड वापस बढ़ाओ, आगे और एग्जाम है, अभी जर्नी रुकी नहीं है, अभी चालू है और उसमें लिखना है। अरे मौज में मत आओ कि जून में है एग्जाम, अभी क्या काम है, धीरे धीरे लिखेंगे। स्पीड सबकी सबके हाल है, सबके छूट रहे हैं, एक नहीं मिल रहा मुझे जो अभी पूरा लिख रहा हो। ये लिख रही है तो पूरी राइटिंग का कल सत्यानाश कर रखा है। हाँ उधर वो लिख रही है, लोकेश का भी सही चल रहा है, उधर निशांत का नहीं चल रहा, वो इधर उधर इधर उधर हो रहा है, क्योंकि आदत से नहीं आधी बार इसके सेंसेस आते हैं, आधी बार नहीं सोचता ही है। इधर कश्मीरा का गायब है। अभी फोटो क्लिक हो रही थी पीछे से। बहानों की तो पूरी लिस्ट नहीं होती, लंबी चौड़ी लिस्ट है। चलो कहाँ तक लिखा था? आगे बढ़ाने के लिए भतीजे की खोज में नहीं गया था, भतीजे की खोज में नहीं गया था, इसीलिए स्वीकृति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसीलिए स्वीकृति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसीलिए स्वीकृति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्ण विराम। इसीलिए मालिक को, इसीलिए मालिक को, इसीलिए मालिक को सेवक को इनाम की राशि देने के लिए, इसीलिए मालिक को सेवक को इनाम की राशि देने के लिए, सेवक को इनाम की राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। समझ में आई गणित कि सामने वाले की नॉलेज में होना जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले। जैसे हम थर्ड प्रिंसिपल लिखेंगे, ये वाला हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है आपका, लिखो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड प्रिंसिपल लिखो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन is not proposal, mere supply of information is not proposal, mere supply of information is not proposal। केवल सूचना का प्रदान किया जाना, केवल सूचना का प्रदान किया जाना प्रस्ताव नहीं है, केवल सूचना का प्रदान किया जाना प्रस्ताव नहीं है। चलिए कौन सा केस है इसके ऊपर लैंडमार्क? इस वाले प्रिंसिपल पर सूचना का प्रदान किया जाना ही प्रस्ताव नहीं है। ऐसा लग रहा है एलएलबी में बस हम सीरीज से ही पास हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा बुक बुक पढ़ी है ना, क्योंकि सीरीज में नहीं होते ये केसेस। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसमें डिटरमाइन हो जाता है किसने सीरीज से पढ़ा है, किसने बुक से पढ़ा है। जिसको केसेस वगैरह याद होते हैं ना, मतलब अभी जो बुक से पढ़ता है ना, उसको केसेस वगैरह का थोड़ा नॉलेज होता है। अब मुझे पता चल गया कि हमारे बच्चों ने सीरीज से पढ़ाई करी है। इसमें क्या है, मैंने ना अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जबकि ऐसा होता था कि एटमोस्ट मेरा भी यही था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जिसकी मैंने बुक्स को ज्यादा रीड किया था उस टाइम जब एलएलबी कर रहे थे। बाद में तो इतना बर्डन हो गया कि बुक्स लाकर पढ़ने का टाइम किसके पास होता था। और अब तो मैं ये भी कहती हूँ कि ठीक है, जो आपके जैसे आप लोग हो, आप लोगों को तो क्या बुक्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको वैसे ही सब कुछ करवा ही रहे। लेकिन वो होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा होता है, हर चीज पर एक केस, हर चीज पर एक केस। पुराने जमाने की, अंग्रेजों के जमाने का है तो हर पे एक कोई ना कोई आर्गुमेंट होता ही था। तो इस पर है हार्वे वर्सेस फेसी, नाम सुना है? हार्वे वर्सेस फेसी का बम्पर हॉल पेन बेचने के लिए, हाँ सुना होगा। इसको केस को जाना जाता है बम्पर हॉल पेन केस के नाम से। पेन का नाम नहीं है बम्पर हॉल, किसी प्रॉपर्टी का नाम है। एक प्रॉपर्टी थी उसकी जिसका नाम क्या था, बम्पर हॉल पेन। उसका नाम इसलिए इस केस का नाम रख दिया हार्वे वर्सेस फेसी का। कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में भी कि जो बम्पर हॉल पेन केस है वो कौन सा है, तो वो हार्वे वर्सेस फेसी है, ठीक है। लिखिए, लिखवाती हूँ मैं केस का नाम। हार्वे वर्सेस
फेसी। हाँ नहीं 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 नहीं, आग वाला वो अलग सीन है, वो उधर जाएगा अपने उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में। वो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस है आग लगने वाला। हाँ हाँ, वो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल है कि उसने मैरिज हॉल लिया था और उस मैरिज हॉल में आग लग गई थी, तो उसका जो काम था वो असफल हो गया ना। लेकिन वो ऐसी इम्पॉसिबिलिटी उसके हाथ में थोड़ी ना था, आग को रोकना। लग जाती है आग का, ऐसा है कि कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई और रीजन हो गया जिसकी वजह से आग लग गई। इसलिए तो उसे बोला है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, कि वो काम करना क्या हो गया, असंभव हो गया। भाई जिस चीज के लिए वो चीज ली थी किराए पर, वो तो कर नहीं सकते कि मैरिज हॉल ही जल गया। तो वो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल। आजकल आजकल एग्जाम का यही पैटर्न चेंज हो गया, केस लॉ के फैक्ट्स पूछने लग गए कई में। जैसे हेडले वर्सेस बैक्सेंडल जो केस है ना, इसके किसी एग्जाम में फैक्ट्स पूछे थे। फैक्ट्स क्या थे केसेस के, उसको पूरा डिटरमाइन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन और टिका देते हैं। एक बार आरजेस में भी, आरजेस में तो आजकल पूछने लग गए, केसेस बहुत पूछ रहे हैं। जैसे एफकॉन्स वाला केस पूछ चुके हैं, सेल्वी वाला केस पूछ चुके हैं आपसे। जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें ये जो है वीटी भनोत वाला केस है, वो पूछ चुके हैं। मतलब हर साल आपको दो तीन केस, आजकल तो 2-3 केसेस मिल जाते हैं जो आरजेस में पूछे जाते हैं, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस में। 1893 का केस है ये, हार्वे वर्सेस फेसी का। कोई बात नहीं, हम तो करके चलते हैं सब, जो चाहे पूछो। बम्पर हॉल पेन केस। ना ऑल्सो कॉल्ड बम्पर हॉल पेन केस, ये कहलाता है ये। लिखिए इसमें, इसके फैक्ट्स क्या आते हैं, फैक्ट्स डाल के लिखो। बहुत शॉर्ट शॉर्ट में करवाऊंगी ताकि एग्जाम में आए, शॉर्ट में निपटाओ। बड़े तो लिखने बैठे तो केस में लिखने लग जाओगे। फैक्ट्स लिखो इसको। देयर वॉज ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड, देयर वॉज ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इन जमैका। कोई जगह का नाम है जमैका, ठीक है, विदेश है ये। देयर वॉज ए प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जमैका, कॉमा, हार्वे आस्क्ड, हार्वे आस्क्ड फेसी, हार्वे आस्क्ड फेसी, will you sell us, will you sell us, will you sell us bumper hall pen, will you sell us bumper hall pen, question mark, bumper hall pen। पहले पता है मैं पढ़ती थी ना इसे, जब स्कूल में, ऐसा कई बार कॉलेज वगैरह में डिस्कस, मुझे लगा पेन की बात कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला तो प्रॉपर्टी है। जब पूरा केस पढ़ा तब जाके अक्कल आई कि ये तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता था किसी पेन का केस होगा, पेन के ऊपर इतनी बहसबाजी क्यों कर रहे हैं, और 900 पाउंड का कौन सा पेन है ऐसा क्या स्पेशल पेन बनाया है जो 900 पाउंड का है। हिंदी में लिखिए, जमैका में एक संपत्ति थी, जमैका, जमैका में एक संपत्ति थी, जमैका में एक संपत्ति थी, कॉमा, हार्वे ने फेसी से पूछा, हार्वे ने फेसी से पूछा। ऐसे मजा आता है कॉन्ट्रैक्ट में केसेस डिस्कस करते हैं जब। हार्वे ने फेसी से पूछा कि, हार्वे ने फेसी से पूछा कि क्या तुम हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे। हार्वे ने फेसी से पूछा कि क्या तुम हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे, क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में लिखिए नेक्स्ट लाइन में, फेसी रिप्लाइड, फेसी रिप्लाइड, फेसी रिप्लाइड, आगे एरो बना के लिखो, लोएस्ट प्राइस ऑफ, लोएस्ट प्राइस ऑफ, लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन, लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन इन 900 पाउंड, पाउंड ऐसे लिखते हैं शायद, साइन ये होता है इनका पाउंड का, शायद देख लेना एक बार। लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन इन 900 पाउंड,
हिंदी में लिखिए, फेसी ने उत्तर दिया, फेसी ने उत्तर दिया, फेसी ने उत्तर दिया। आगे एरो लगाओ और लिखो, बम्पर हॉल पेन की सबसे कम कीमत, बम्पर हॉल पेन की सबसे कम कीमत 900 पाउंड में है, 900 पाउंड में है। अब एक चीज बताओ कि आपको इससे से कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हो तो आपको लोएस्ट प्राइस बताता है ना भाई, किसी तरह से कन्विंस हो जाए। पहले तो हाई बताएगा, फिर जब आपका मूड बन जाएगा कि लेने का है तो वो आपको बताएगा कि हाँ इतने में हो जाएगा, आप बात तो करो आगे। तो उसने अपने आप बता दिया कि जो लोएस्ट प्राइस है, मतलब इससे नीचे नहीं जाऊंगा, वो क्या है, 900 पाउंड है। नेक्स्ट लिखिए इंग्लिश में हार्वे, हार्वे ने क्या कहा ये लिखिए, हार्वे, हार्वे करके उसके आगे एरो लगा लो और लिखो, we agree to buy, we agree to buy, we agree to buy बम्पर हॉल पेन, BHP लिख लो, बम्पर हॉल पेन at 900 pound, at 900 pound as asked by you, as asked by you, as asked by you, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में लिखिए, हार्वे करके लिख लो, हार्वे करके एरो लगाओ, भाई हार्वे ने क्या जवाब दिया था उसका। अभी इनके बीच में बात हो रही है, उसी को इन्होंने प्रपोजल एक्सेप्टेंस बना लिया। हम बम्पर हॉल पेन आपसे पूछी गई कीमत, हम बम्पर हॉल पेन आपसे पूछी गई कीमत, हम बम्पर हॉल पेन आपसे पूछी गई कीमत 900 पाउंड में लेने के लिए तैयार हैं, 900 पाउंड में लेने के लिए तैयार हैं, 900 पाउंड में लेने के लिए तैयार हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट, इट वॉज हेल्ड दैट, इट वॉज हेल्ड दैट फेसी हैड ओनली, इट वॉज हेल्ड दैट फेसी हैड ओनली सप्लाइड, फेसी हैड ओनली सप्लाइड इंफॉर्मेशन, फेसी हैड सप्लाइड ओनली इंफॉर्मेशन, सॉरी ओनली सप्लाइड इंफॉर्मेशन, कॉमा, which does not amount to, which does not amount to, which does not amount to any proposal or acceptance, any proposal or acceptance, does not amount to any proposal or acceptance, comma, hence, hence no contract was concluded, hence no contract was concluded। हिंदी में लिखिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, यह अभिनिर्धारित किया गया कि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि फेसी ने केवल सूचना का प्रदान किया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि फेसी ने केवल सूचना का प्रदान किया था, जो किसी प्रस्ताव या प्रतिग्रहण की, सूचना का प्रदान किया था जो किसी प्रस्ताव या प्रतिग्रहण की परिधि में, प्रस्ताव या प्रतिग्रहण की परिधि में नहीं आता, प्रस्ताव या प्रतिग्रहण की परिधि में नहीं आता, कॉमा, इसीलिए कोई सुविधा नहीं हुई, इसीलिए कोई सुविधा नहीं हुई। उसने केवल कीमत बताई थी, थोड़ी बोला था कि मैं बेच ही रहा हूं, पर उसने तो डायरेक्ट बोल दिया कि हम लेने के लिए तैयार हैं। तो केवल सूचना का प्रदान किया जाना क्या है इसमें, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रपोजल। यहाँ कोई प्रपोजल नहीं हुआ है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, सिर्फ नॉर्मल बातचीत हो रही थी, उसमें थोड़ी प्रपोजल हो गया। तो इसे कोर्ट ने क्या कर दिया, हार्वे वर्सेस फेसी में कंक्लूड कर दिया कि यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना भी क्लास